बच्चों, आज हम आपको PKW, pH और POH के बीच में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम बफर विलयन के बारे में आपको बताएंगे। तो चूंकि आप पिछले पीरियड में आपको बताया जा चुका है कि जो pH पैमाना है, pH पैमाना या pH स्केल, उससे संबंधित हमने कुछ जल के आयनन के द्वारा एक समीकरण प्रस्तुत किया था। जल का आयनन, इसमें हमने एक साम्यवस्थांक निकाला था। साम्यवस्थांक KW बराबर H प्लस आयन की सक्रिय मात्रा OH माइनस आयन की सक्रिय मात्रा, जहाँ KW का मान था 1 × 10⁻14। इसे हम सिर्फ 10⁻14 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। KW बराबर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन की सक्रिय मात्रा OH माइनस आयन की सक्रिय मात्रा बराबर 10⁻14। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। यदि दोनों ओर, बाएं साइड और दाएं साइड, यदि दोनों ओर लॉग लेने पर, लघु गुणक या लॉग लेने पर ये होगा log 10 KW बराबर log 10 H प्लस आयन प्लस log 10 OH माइनस आयन बराबर -14। ये जो घात में -14 है वो सामने आ जाएगा, तो -14 log 10 10 होगा। इस प्रकार से, जहाँ log 10 10 बराबर होता है इकाई, तो इस समीकरण को हम यहाँ दे सकते हैं। मान लीजिए इसे समीकरण हम नंबर 1 दे रहे हैं, इसे आप समीकरण 2 दे दीजिए और इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा log 10 KW बराबर log 10 H प्लस आयन प्लस log 10 OH माइनस आयन बराबर -14। -14 हो जाएगा क्योंकि इसका मान इकाई होता है, तो सिर्फ जब -14 होगा। अब इस दोनों ओर हम यदि ऋण चिन्ह का गुणा कर, दोनों ओर ऋण चिन्ह का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऋण log 10 KW, log 10 KW बराबर ऋण log 10 H प्लस आयन, और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो उस कंडीशन में ये माइनस हो जाएगा। log 10
OH माइनस आयन बराबर 14 होगा। यहाँ पर यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जहाँ pKw बराबर माइनस log 10, इसे आप समीकरण नंबर दे दीजिए 4। समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। pKw बराबर माइनस log 10 KW, जहां pKw का मान किसके बराबर होता है? माइनस log 10 KW के बराबर है। ठीक इसी तरह pH बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन, POH बराबर माइनस log 10 OH माइनस आयन। इस प्रकार से तो ये तीनों ही, इसको आप डाल दीजिए 5वां समीकरण। 5 समीकरण हो गए। अब इसको हम यहाँ आगे से कंटिन्यू करते हैं। समीकरण 5 के मान को 4 में रखने पर, समीकरण 5 से pKw, pH व POH का मान समीकरण 4 में रखने पर अब इस मान को हम 4 में रखते हैं तो उस कंडीशन में माइनस log 10 KW का मान होगा pKw बराबर pH धन POH बराबर 14। तो यहाँ इसको आप, क्योंकि ये pKw का मान ही 14 है, डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं pH प्लस POH बराबर 14 भी इसे लिखा जा सकता है। ये तो किसके लिए है? यहाँ पर H प्लस आयन POH में, मतलब इनके बीच में जो संबंध है, हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल हाइड्रोक्सिल आयन की जो पोटेंशियल है वो 14 के बराबर होती है। क्यों? जैसा कि आपने पीएच स्केल में देखा था, पीएच पैमाने में देखा था कि यहाँ पर अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता को ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रतिपादन करना होता है। तो ये जो सूत्र है और ये सूत्र है, ये तीनों ही इस संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर pKw क्या है? pKw हम किसे कहेंगे? जल का आयनिक गुणनफल का पोटेंशियल। ठीक इसी तरह pH होगा हाइड्रोजन का पोटेंशियल, POH होगा हाइड्रोक्सिल आयन का पोटेंशियल, और इनके बीच में जो संबंध है दर्शाने के लिए हम 2 समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। तो आगे हम, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो चुका है आपका।
नेक्स्ट है बफर विलियन। बफर विलियन के बारे में आपको संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बफर विलियन होता है, जैसे आपके इस पिछले पीरियड में आपने देखा है, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो पीएच स्केल होती है, ये जो पीएच मान होता है, ये पीएच मान हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि हम रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर का पीएच फिक्स है, अम्लीय विलियनों का पीएच फिक्स होता है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि 10⁻⁻⁻⁻ से 6.9 तक अम्लीय विलियनों का पीएच होगा। ठीक इसी तरह यदि उदासीन विलियन के लिए देखें हम तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक इसी तरह इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10⁻⁷। अम्लीय विलियनों के लिए यदि हमको लेना है पीएच तो उसका मान 10⁻1 से 10⁻6.9 तक होगा। यदि हम क्षारीय विलियन के लिए पीएच मान देखें तो इसका मान 10⁻7.1 से 10⁻14 तक होता है। ये आपको ज्ञात हो चुका है। तो जो बफर विलियन होते हैं इनका पीएच मान निश्चित होता है। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों में बफर विलियन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो पीएच मान है वो सभी के लिए निश्चित और स्थिर होता है। लेकिन यदि हम बफर विलियन की बात कर रहे हैं, यदि हमको मान लीजिए हमें शक्कर का निर्माण करना है या हमें कागज़ का निर्माण करना है, तो इसके लिए एक फिक्स पीएच होता है। तो ये यदि हमको तैयार करना है, शक्कर या कागज़ का निर्माण करवाना है किसी उद्योग में, तो उसके लिए निश्चित पीएच चाहिए। तो उसके लिए हमें उस विलियन में बफर विलियन का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम बफर विलियन का प्रयोग करेंगे तो उसमें चाहे आप जल मिलाएं, चाहे आप उसमें कोई भी अम्लीय विलियन मिलाएं, चाहे आप क्षारीय विलियन मिलाएं, उनका पीएच कभी भी चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है। तो जो बफर विलियन होते हैं उनका मान हमेशा, उनके पीएच का मान निश्चित होता है। यदि मान लीजिए आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमको ज्ञात करना है, तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं है कि आपके अनुसार चलेगी। उसका जो टाइमिंग चालू हुआ तो वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो अभिक्रिया चलती रहेगी, उसका वेग चलता रहेगा। तो उसको देखने के लिए भी हमें बफर विलियन का प्रयोग करना पड़ता है। उस रासायनिक अभिक्रिया में हम बफर विलियन को डाल देंगे तो उसका जो पीएच मान होगा वो निश्चित हो जाएगा, और उस तरह से हम उस अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग ज्ञात करने के लिए हम इस बफर विलियन का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इस बफर विलियन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो निश्चित व स्थिर होता है, चाहे उसमें आप कोई भी विलियन मिलाएं, चाहे वो अम्लीय विलियन हो, क्षारीय विलियन हो या उदासीन विलियन हो। ये तो एक संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है बफर विलियन होता क्या है। क्या है बफर विलियन? क्या होता है? यदि हम बफर विलियन की बात करते हैं तो जो बफर विलियन होता है वो किसी भी अम्ल, और ये जो अम्ल होगा वो दुर्बल होगा, चाहे वो दुर्बल अम्ल हो चाहे वो दुर्बल क्षार हो। जैसा कि आपको पता ही है, आप आयनिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने दुर्बल अम्ल भी देखा है और दुर्बल क्षार भी देखा है। जैसे दुर्बल अम्ल, हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं CH3COOH, या किसी और दुर्बल अम्ल की बात करते हैं जैसे कि साइट्रिक अम्ल है CH2COOH, COH, COOH, CH2COOH। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। तो ये जो साइट्रिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। अम्ल हम इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मौजूद है, इसलिए हम इसे अम्ल कहते हैं। जब किसी भी दुर्बल अम्ल में
कोई उसी से संबंधित अकार्बनिक लवण मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई अकार्बनिक लवण मिलाते हैं, तो अकार्बनिक लवण अपने आप बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी का ही अकार्बनिक लवण हमको बनाना है। किसी भी दुर्बल अम्ल में यदि हम अकार्बनिक लवण को मिलाते हैं तो उनसे मिलकर बना हुआ जो विलयन होगा उसे हम कहेंगे बफर विलयन। और यदि यह विलयन चूंकि अम्ल है तो उसे हम कहेंगे अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन, क्योंकि अम्ल है इसमें संबंधित, अम्ल है इसलिए अम्लीय बफर विलयन होगा। जैसे मान लीजिए, अब ये तो आपको पता ही है कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसका आयनन बहुत कम होता है और इतना कम होता है कि यदि हम 100 में अगर इसका आयनन देखें तो लगभग 7% होगा, 3 से 7% के बीच में होगा, जो काफ़ी कम है। तो इतना कम आयनन होता है, मतलब यदि हम इसके आयनों की चर्चा करें तो आयन इतने कम होंगे कि वो यदि हम इसका आयनन करें तो यहाँ से निकलने वाला जो एसीटेट आयन है प्लस H+ आयन है, इसकी संख्या बहुत कम होती है। और जब बहुत कम है मतलब इसका आयनन बहुत कम हो रहा है और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और एसीटेट आयन की जो सांद्रता होगी वो बहुत कम होगी। यदि हम साइट्रिक अम्ल में देखें तो साइट्रिक अम्ल में साइट्रेट होगा और 3 H आयन बाहर निकलेंगे, तो इनका भी जो आयनन होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और उसी से संबंधित अकार्बनिक लवण को मिलाने से जिस विलयन का निर्माण किया जाता है उसे हम अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। तो इससे यदि हमको अकार्बनिक लवण बनाना है तो ये बनेगा सोडियम पोटेशियम से मिलाकर। जैसे इससे एक लवण है CH3COO तो एसिटिक अम्ल के साथ उसी से संबंधित अकार्बनिक लवण मिल रहा है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक अम्ल है, ये सोडियम एसीटेट है। यदि हम इसी से संबंधित यदि हम सोडियम लवण बनाते हैं या आप पोटेशियम लवण भी बना सकते हैं। यदि हम पोटेशियम लवण लिखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3COO हो जाएगा। तो इसका निर्माण कैसे हो रहा है? यदि हम सोडियम एसीटेट की बात करें तो सोडियम एसीटेट का निर्माण कैसे हो रहा है? इसे हम बनाएं तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसे CH3COOH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया होगी और क्रिया होने से यहाँ से ये बन जाएगा जल का अणु निकल गया, जल का अणु निकलेगा -H2 और इससे हमें अकार्बनिक लवण की प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार आप इसके लिए अम्लीय बफर विलयन के लिए जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल प्लस CH3COONA। ये है अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण। अब ये तो उदाहरण की बात होगी कि ये कैसे निर्मित हो रहा है, बफर विलयन क्या है, इसका pH मान निश्चित होता है, चाहे इसमें कोई भी अम्लीय विलयन मिलाएं, चाहे इसमें पानी मिलाइए, आप कोई क्षारीय विलयन मिलाइए, तो इसका जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसमें इतना कम परिवर्तन होता है कि वो नगण्य भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि बफर विलयन क्या है। और यदि हम बफर विलयन के प्रकारों की बात करते हैं तो बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक है अम्लीय बफर विलयन और दूसरा होता है क्षारीय बफर विलयन। क्षारीय बफर विलयन, तो 2 प्रकार के बफर विलयन होते हैं, एक अम्लीय बफर विलयन है और दूसरे क्षारीय बफर विलयन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अम्लीय बफर विलयन है और क्षारीय बफर विलयन, जैसे हमने अम्लीय बफर विलयन का आपको बताया कि कैसे इसको निर्मित किया जा सकता है, ठीक इसी तरह हम क्षारीय बफर विलयन को भी इसी रूप में देख सकते हैं। क्षारीय बफर विलयन
तो यह भी दुर्बल ही होगा। जैसे हमने दुर्बल अम्ल लिया है वैसे ही हम क्षारी में दुर्बल क्षार लेंगे, और ये जो दुर्बल क्षार होगा ये होगा NH4OH, दुर्बल क्षार। और इसी से संबंधित जो लवण होगा, तो लवण भी इससे, यदि हमको लवण निर्मित करना है तो लवण निर्मित करने के लिए हम यहाँ पर Cl का उपयोग कर सकते हैं, क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। तो क्लोराइड का उपयोग करेंगे तो उस कंडीशन में इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इनके मिलने से जो बफर विलयन बनेगा उसे हम कहेंगे क्षारी बफर विलयन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्षारी बफर विलयन और अम्लीय बफर विलयन को किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसको आप लिख लीजिए। इसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आगे हम इसको आगे विस्तार से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अम्लीय बफर विलयन। हमने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था, उदाहरण हमने आपको बताया है एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस CH3COONA, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट। अब यदि हमको इसकी कार्यविधि बताना है कि किस प्रकार कार्य करता है, कि जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इसका pH मान निश्चित और स्थिर रहता है, तो वो किस प्रकार स्थिर रहता है कि यदि हम इसमें कोई भी, जैसा कि मान लीजिए यदि बफर विलयन की बात कर रहे हैं, तो बफर विलयन की जो क्रियाविधि है वो इस प्रकार होती है कि यदि किसी बफर विलयन में, तो बफर विलयन क्या होगा, किसी भी दुर्बल अम्ल और उससे बने हुए अकार्निक लवण को मिलाकर बना हुआ जो विलयन होगा वो कहलाएगा, यदि वो अम्लीय है तो इसे हम कहेंगे अम्लीय बफर विलयन। और यदि इसी विलयन में, इन दोनों ही विलयन में यदि कुछ बूंद सांद्र HCl की मिला दें हम, तो सांद्र HCl आपको पता है, या हम HCl की बात करते हैं तो HCl एक प्रबल अम्ल है, और जो प्रबल अम्ल होता है उसका आयनन 100% होता है, ये आपको पता ही है। तो जो 100% आयनन होता है तो इसमें अधिक मात्रा में H+ आयन और अधिक मात्रा में क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम इस बफर विलयन के अंदर कुछ बूंद हम HCl की मिलाते हैं तो इसमें से निकलने वाले H आयन निकले हुए एसीटेट आयन के साथ मिल करके फिर से एसिटिक अम्ल बना लेते हैं। चूंकि आपको ज्ञात है कि जो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसका आयनन बहुत कम होता है, और ये आयरन इतना कम होता है कि इसके आयरन की बात करें हम तो इसमें बहुत कम मात्रा में एसीटेट आयन बनेंगे, CH3COO- आयन और H+ आयन बनेंगे। ये आपको ज्ञात ही है कि एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी कार्यविधि यदि हम देखें, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, इन दोनों का यदि आयनन होता है, इन दोनों में आपको एक खास चीज आपको दिखाई दे रही होगी। एक खास चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, इसमें दोनों में ही एसीटेट आयन, दोनों में ही एसीटेट आयन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है समान आयन है इसमें। तो समान आयन होने के कारण एक प्रभाव काम करता है जिसे हम कहते हैं सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव।
और सम आयन प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल से निकलने वाला एसीटेट आयन जो कि बहुत कम है, इसका आयनन बहुत कम है। किंतु यहाँ पर आप देखिए दुर्बल अम्ल से बनने वाला जो प्रबल आकार्निक लवण बना है, ये आकार्निक लवण का आयनन बहुत अधिक होता है। इसका आयनन होगा 100%, 100%। इसका आयनन 100% होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एसिटिक अम्ल है इसका आयनन बहुत कम है और जो सोडियम एसीटेट है इसका आयनन बहुत कम होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल व आकार्निक लवण इन दोनों के आयनन में काफ़ी अंतर है, इसलिए अधिक मात्रा में एसीटेट आयन उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एसीटेट आयन उत्पन्न हो रहे हैं और ये एसीटेट आयन बफर विलयन में मौजूद होंगे और इस प्रकार तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जो एसिटिक अम्ल है ये एक दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल लवण है। हमेशा किसी भी दुर्बल अम्ल से बनने वाला जो लवण होता है वो हमेशा प्रबल होता है और किसी प्रबल अम्ल से बनने वाला जो लवण होता है वो हमेशा दुर्बल होता है। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल से बनने वाला जो अम्ल है, जो कि दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल है, और इसी से बनने वाला अकार्निक लवण है जिसे हम कहते हैं प्रबल लवण, क्योंकि इसका आयनन 100% होगा। तो अधिक मात्रा में आप देखिए यहाँ पर एसिटेट आयन होंगे और अधिक मात्रा में सोडियम आयन मौजूद होंगे, लेकिन कम मात्रा में यहाँ एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सम आयन प्रभाव के कारण यहाँ पर जैसे ही हम कुछ मात्रा में या कुछ बूंद HCl डालते हैं, HCl मतलब एक प्रबल अम्ल है, इसे हम डाल रहे हैं, तो HCl का आयनन आपको पता ही है 100% होता है। तो इसके आयनन से अधिक मात्रा में H+ आयन बनेंगे और अधिक मात्रा में Cl आयन बनेंगे। तो ये जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन है ये पूरी तरह से एसीटेट आयन के साथ क्रिया कर लेते हैं। CH3 COO- आयन प्लस H+ आयन इसके साथ क्रिया कर लेंगे और फिर से एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो बना हुआ सोडियम आयन है ये क्लोराइड आयन के साथ क्रिया कर लेगा और ये सोडियम क्लोराइड मीन्स लवण बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जहाँ से हम शुरू हुए तो वहीं पहुँच चुके हैं। एसिटिक अम्ल फिर से निर्मित हो चुका है और एसिटिक अम्ल का जो आयनन होता है वो बहुत कम होता है, और जब एसिटिक अम्ल का आयनन बहुत कम हो रहा है मतलब यहाँ फिर से कम मात्रा में एसिडेट आयन होंगे और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन होंगे। इसलिए इसका जो pH मान होता है वो स्थिर होता है, निश्चित होता है कि जैसे चाहे आप उसमें प्रबल अम्ल डालिए या यदि हम क्षारीय बफर की बात करें तो उसमें हमको प्रबल क्षार मिलाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि है उस क्रियाविधि के अनुसार किसी भी दुर्बल अम्ल और उससे बने हुए अकार्निक लवण जो कि प्रबल लवण होता है, यदि उसको मिलाने के बाद सम आयन प्रभाव के कारण अधिक मात्रा में एसीटेट आयन उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि इसी एसीटेट आयन उत्पन्न होने के कारण हम कुछ बूंदें अम्ल की डाल दें, प्रबल अम्ल की, तो निकलने वाले अधिकांश मात्रा में H आयन निकले हुए एसिटेट आयन के साथ क्रिया करके पुनः एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। और ये एसिटिक अम्ल कम आयनित होता है और कम आयनित होने के कारण ही इसका pH मान स्थिर होता है या निश्चित होता है। निश्चित मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम HCl डाल रहे हैं तो चूंकि इसमें अधिक मात्रा में H आयन निकलना चाहिए, निकलते ज़रूर हैं लेकिन
यहाँ पर मौजूद एसिटेट आयन के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के पश्चात एसिटिक अम्ल को पुनः निर्मित कर देते हैं। और जब एसिटिक अम्ल पुनः निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आयनन बहुत कम होगा, और आयनन कम होगा तो उसका पीएच मान भी कम हो जाएगा, या कह सकते हैं बदलेगा नहीं, मतलब एक निश्चित व स्थिर पीएच के रूप में मौजूद होगा। तो इस प्रकार ये तो हो गई अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि। नेक्स्ट है क्षारीय बफर विलयन की क्रियाविधि। दूसरा है क्षारीय बफर विलयन। बफर विलयन है मतलब इसका पीएच मान निश्चित व स्थिर होगा, चाहे वह अम्लीय बफर के रूप में हो चाहे वो क्षारीय बफर के। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ अम्ल की जगह पर क्षार होगा, और ये क्षार होगा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार प्लस अकार्बनिक लवण। दुर्बल क्षार से बना अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बना हुआ जो दुर्बल क्षार से बना हुआ जो अकार्बनिक लवण है, ये है NH4Cl। यदि हमें NH4Cl को बनाना है तो उसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, NH4OH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद ये बन जाएगा NH4Cl प्लस H2। निर्जलीकरण होगा इसका, और निर्जलीकरण होने से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसको हम, यदि हमको लवण निर्मित करना है तो लवण निर्मित करने के लिए इसमें आप ब्रोमाइड का, या जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं NH4OH प्लस HBr, जिससे NH4Br बनेगा प्लस H2। इस प्रकार से ये निर्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लो या फिर अमोनियम ब्रोमाइड लो, आप दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं दुर्बल क्षार से बने हुए अकार्बनिक लवण को। तो इस प्रकार इन दोनों को मिलाने से जो विलयन तैयार हो रहा है उसे हम कहेंगे क्षारीय बफर विलयन। इसमें भी वही प्रोसेस है, इसकी जो क्रियाविधि है वैसी ही क्रियाविधि है। यहाँ पर आप देखिए दुर्बल क्षार है, मतलब इसका जब हम आयनन करेंगे NH4OH का तो दुर्बल क्षार है तो इसका आयनन बहुत कम होगा, अल्पायनित होता है। तो अल्पायनित होने के कारण अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन बहुत कम निकलेंगे। ठीक इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन भी बहुत कम निकलेगा। इस प्रकार से इसका आयनन बहुत कम है, कम आयनन, किंतु इनसे बना हुआ जो लवण है, इस दुर्बल क्षार से बना हुआ जो अकार्बनिक लवण हमने तैयार किया है यह प्रबल होता है, इसे हम प्रबल लवण कहते हैं। तो जब हम NH4Cl का वियोजन करें तो NH4Cl का वियोजन होगा तो उससे अधिक मात्रा में अमोनियम आयन बनेंगे इस प्रकार से, और क्लोराइड आयन बनेंगे। तो इसका आयनन अधिक होगा, अधिक आयनन। जब इसका आयनन अधिक हो रहा है तो सम आयन प्रभाव के कारण किन आयनों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है,
अमोनियम आयनों की संख्या अधिक दिख रही है, तो सम आयन प्रभाव के कारण उस विलयन में अमोनियम आयन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं। उसी परिस्थिति में हम इसमें कुछ बूंदें प्रबल क्षार की मिला देंगे। जैसे ही हम इसमें प्रबल क्षार NaOH मिलाते हैं, NaOH ये एक प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार हम मिला रहे हैं तो प्रबल क्षार का वियोजन 100% होता है, तो अधिक मात्रा में Na+ आयन और OH- आयन होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बहुत अधिक है, और जब हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बहुत अधिक है तो सम आयन प्रभाव के कारण विलयन में अधिक मात्रा में अमोनियम आयन मौजूद हैं। ये अमोनियम आयन NaOH से निकले हुए अधिकांश मात्रा में OH आयन के साथ क्रिया कर लेंगे। तो ये बन जाएगा NH4+ आयन प्लस OH- आयन, और इससे पुनः NH4OH का निर्माण हो जाएगा। पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, और जो NH4OH है ये बहुत कम आयनित होता है, और इससे फिर से कम मात्रा में OH आयन और NH4+ आयन मुक्त होंगे। कम मात्रा, कम आयन। तो इस तरह विलयन में फिर से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और इसलिए इसका pH मान निश्चित व स्थिर हो जाता है, क्योंकि जो प्रारंभ में स्थिति थी वही स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर जो मौजूद सोडियम आयन है ये क्लोराइड आयन के साथ क्रिया कर लेगा, Na+ आयन प्लस Cl- आयन क्रिया करके लवण बना लेंगे, NaCl का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि चाहे आप अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि देखिए या क्षारीय बफर विलयन की क्रियाविधि देखिए, दोनों ही परिस्थिति में आप देखेंगे कि इनका जो pH मान है वो निश्चित व स्थिर होता है। pH मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप सांद्र HCl डालें जिसका आयनन बहुत अधिक होता है, या सांद्र NaOH डालें या प्रबल क्षार डालें, तो उसका आयनन चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, सम आयन प्रभाव के कारण मुक्त हुए आयनों की वजह से निकले हुए हाइड्रोक्सिल आयन या निकले हुए हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके, यदि यह अम्लीय बफर विलयन है तो एसिटिक अम्ल पुनः बना लेगा, और यदि क्षारीय बफर विलयन है तो ये पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन में जो इसका pH होता है, pH मान होता है, यह हमेशा अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी तक आपको ज्ञात है कि यदि किसी विलयन में हम NaOH डालें या हम HCl डालें तो HCl डालने से हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ जाती है, या हम NaOH डालते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो या हम देख रहे हैं कि H+ आयन या OH- आयन, इसकी संख्या हमको बढ़ाना होता है, तो हम कुछ बूंदें भी यदि हम HCl की डालें या NaOH की डालें तो इनके आयनों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन बफर विलयन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। बफर विलयन में ये हो रहा है कि यहाँ पर इस विलयन में यदि हम इनकी कुछ मात्रा भी डालते हैं तो इनके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इसका बफर विलयन का प्रयोग होता है, और इस प्रयोग के द्वारा हम देखेंगे तो इस प्रकार से यदि हम इसका उपसंहार निकालें इस बफर विलयन का, तो इससे ये पता चलता है कि जो बफर विलयन है
इसका पीएच मान निश्चित होता है। पीएच मान निश्चित है, निश्चित है। और यदि हम पीएच मान की बात करते हैं तो जहां पीएच का मान 7 से यदि कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। जैसे कि मैंने आपको अम्लीय बफर विलयन के लिए उदाहरण दिया है, एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट। इसके लिए जो पीएच मान होता है CH3COOH प्लस CH3COONA, इसके लिए पीएच मान है 2.7 से 5.6 के बीच होता है। ये फिक्स है, इसी बीच में होगा। अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये इसी बीच में आकर के स्थिर हो जाएगा। ठीक इसी तरह यदि हम NH4OH प्लस NH4Cl की बात करें तो इसके लिए जो पीएच मान होता है ये 10 होता है। तो 10 है मतलब क्षारीय है, तो क्षारीय है तो इसका पीएच मान 10 होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बफर विलयन क्या है, बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्रियाविधि क्या होती है। तो इस प्रकार से इनके उद्योगों में और विभिन्न प्रकार के प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होता रहता है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम यहाँ पर आपको 12वीं के चौथे चैप्टर में आपको बफर विलयन के बारे में बताया था। और बफर विलयन में हमने अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान, और उदासीन विलयन के लिए पीएच मान हमने बताया था। और यहाँ पर हमने इसको 10⁻⁻1 से लेकर इस प्रकार से हमने बताया था 10⁻⁻6.9। तो इसे आप इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ठीक इसी तरह हमने यहाँ पर बताया था आपको 10⁻7.1 से 10⁻14 बताया था। और यहाँ पर इसके लिए मान हमने बताया था 10⁻7। तो इसे आप इस प्रकार नहीं लिखेंगे। ये पीएच स्केल में इस प्रकार लिखा होता है, लेकिन आप इसे इस प्रकार नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे, इसे आप सुधार कर इस प्रकार दे सकते हैं। इस प्रकार ही लिखना है आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जब 7 से कम होगा तो उसे हम अम्लीय विलयन कहेंगे, और जब 7 से अधिक है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाएगा, और जब 7 के बराबर है तो उसे लिखा जाएगा उदासीन विलयन। तो ये इसे आप सुधार लेंगे, उस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। थैंक यू।